हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हम देख रहे हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम बात कर रहे थे मुद्रा और उसकी साख के बारे में। हमने देखा कि किस तरह से जो मुद्रा है उसका क्या महत्व है। हमने देखा कि आदि मानव या फिर आप देखिए उसके बाद किस तरह से जो मुद्रा है वो विकसित होती है। पहले लोगों ने सामानों का विनिमय किया, फिर उन्हें लगा कि नहीं होगा तो फिर सिक्के वगैरह आने लगे, फिर धीरे धीरे जो है पेपर करेंसी और आजकल डिजिटल करेंसी आप सब जानते हैं चल रही है। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपको बताया बैंक भी कई तरह की चीजें देता है, चेक वगैरह, उसके बारे में भी हमने देखा। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधि। इसके बारे में मैंने आपको आपके पिछले पार्ट में भी कुछ चीजें बताई और आज हम इसमें और भी कई सारी कुछ चीजें देखने का प्रयास करें। तो इसमें कई सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर क्या करनी है, देखनी है। तो चलिए ये सारी चीजें क्या करेंगे, हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक बेहद दिलचस्प क्रियाविधि जो है वो काम कर रही है। कौन सी? कि बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। क्या करते हैं? जो बैंक होते हैं वो जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास रखते हैं। किसके रूप में? नकद के रूप में रखते हैं कि भाई नकद रूप में सारी चीजें होनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए अगर आप चलें तो आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो भारत में अगर हम देखें तो जो बैंक जमा है उसका केवल 15% हिस्सा जो है वो नकद के रूप में जो है वो बैंक जो है अपने पास रखते हैं। यानी 15% नकद के रूप में अपने पास रखेंगे, बाकी सारा ऋण में उड़ाएंगे। क्यों? ब्याज मिलेगा। तो इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया गया है। और ये भी पहले नहीं था, धीरे धीरे फिर सोचा गया कि भाई अगर बैंक में कुछ है ही नहीं और आ गए जितने भी हमारे जमा करने वाले लोग हैं वो आ गए कि भाई हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, अब बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो फिर क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। तो वही चीजें जो है ना हो, इस तरह से बोला जाता है कि 15% हिस्सा तो बैंक को नकद के रूप में रखना ही होगा ताकि लोग आए तो उन्हें कुछ तो मिले। अब चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद के निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल सकता है। तो 15% नकद क्यों रखा गया? कि भाई इतना नकद है वो भी ठीक है, इतने नकद से क्या होगा? काम चल जाए। सही नहीं है माना, बहुत कम है माना, मगर इससे काम चल जाए। बैंक में वैसे भी इतने लोग आते नहीं है पैसा मांगने, ज्यादातर आजकल जो है ऑनलाइन चल रहा है, तो फिर तो अब तो और भी ज्यादा डिपेंडेंस कम हो गई है बैंकों पर, भाई पैसा निकालने की और चीजों की तो है अभी भी। अब बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। तो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए क्या होता है कि जो ऋण है उसकी बहुत ज्यादा मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या मांग रहती है, हम बात करेंगे। अब बैंक जो करते हैं वो क्या है कि जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि जो जमा राशि होती है ना, बैंकों पर क्या हो गया, लोगों ने जमा करी है राशि, अब उस राशि का जो इस्तेमाल है लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है कि भाई मान लीजिए किसी को पैसे की जरूरत, तो हमने ऋण दे दिया, फिर बाद में ब्याज भी लेते रहेंगे। उससे क्या होगा? व्यक्ति का भी भला और हमारा भी भला, क्योंकि उसे दोबारा से ऋण तो चुकाना ही है और ब्याज हमें मिलता रहेगा। तो इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है वो पड़ी है, कोई लेने नहीं आ रहा जमाकर्ता की, एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, जो कर्जदार आता है, के बीच मध्यस्थता का काम जो है बैंक करते हैं। अब बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज जो है वो ऋण पर लेते हैं। अब कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख
स्रोत होता है कि भाई इतना ब्याज हम दे रहे हैं, इतना ब्याज ले रहे हैं, और इससे हमारा जो बीच में कटा वो क्या हो गया, हमारा एक बहुत बड़ा स्रोत हो गया। क्या हो गया, एक बहुत ही बड़ा स्रोत हो गया हमारे लिए। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुंच जाए तो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा। बैंक जो है बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं, कल आना। तो जमाकर्ता लोग जमा कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, धन निकालते और ब्याज पाते हैं। यहाँ पे बैंक की आय बढ़ती है और लोग जो है आ जाते हैं ऋण लेने की, भाई पैसा दो, विजय माल्या आया या फिर नरेंद्र मोदी भी आ गए, कभी कभी आ जाते हैं ये भी मांगने पैसे। और उसके अलावा आप देख लीजिए नीरव मोदी हो गए या फिर अंबानी जी आ गए, वैसे जरूरत नहीं इतनी, मगर फिर भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती पेमेंट की, तो अडानी अंबानी सब आ जाते हैं बैंकों के पास कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो। लोगों ने खूब डाला है, हमें भी थोड़ा और ब्याज देने का प्रयास करते हैं, मगर जब बाद में विदेश भाग जाते हैं तो ब्याज भी नहीं मिलता और ऋण भी नहीं मिलता, और बैंक देखता रह जाता है कि भाई इतना ज्यादा दिया और इनमें से कुछ भी नहीं मिला। और ये लोग इनको वैसे ही बहुत कम कम डालते थे, मगर इनके पास ज्यादा आ गया और इन्होंने सारा का सारा बर्बाद कर दिया, इन लोगों का पैसा खत्म हो गया और फिर इन्हीं लोगों पर मार पड़ी। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें आखिरकार आम जनता को ही कई सारे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, मगर उन सब चीजों का असर जो है आपको इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी में ये सब होना अनिवार्य है, ऋण वगैरह तो, मगर उन सब की जो है पर्याप्त चेकिंग वगैरह चीजें होनी चाहिए ताकि बैंकों का नुकसान ना हो, क्योंकि बैंक की आखिरकार भारत में अच्छी तरह से काम करने का प्रयास करते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, वो क्या है, साख की दो विभिन्न स्थितियां देखते हैं। इसकी साख, हमने मुद्रा के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, सॉरी अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि साख की दो विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी है। तो हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण यानी उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से, जहां साहूकार कर्जदार को धन वस्तुएं सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा कर लेता है कि भाई मैं आपको कर्ज दूंगा मगर आप वादा करो कि आप मेरा पैसा वापस करोगे। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है किसी भी अर्थशास्त्र में या आर्थिक विकास में। देखिए पहला उदाहरण हम देखेंगे वो है त्योहार का मौसम। इसका मौसम, त्योहार का मौसम। तो अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम, यहाँ का मौसम है भाई, त्योहार का मौसम है, और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती। भाई कितने जोड़ी जूते चाहिए बताइए, बोलते भाई मुझे 3000 जोड़ी जूते चाहिए, मांग आ चुकी है 3000 जोड़ी जूतों की ऑर्डर है। अब जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। अब उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को जो है एक तो सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है, उसे कच्चे माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह एक चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है कि भाई मैं आपको अभी चमड़ा दे दूंगा, और बाद में भुगतान करने का वादा करता है कि भाई बाद में जो है भुगतान कर दूंगा मैं आपको। अब दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है कि भाई चमड़ा ले लो और मुझे कर्ज वगैरह दे दो, फिर बाद में जब भुगतान कर दूंगा तो चमड़ा भी ले लूंगा। तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का क्या करता है, वादा करता है कि भाई पूरा ऑर्डर पहुंच जाएगा आपका, जो आपका 1000 जूतों का ऑर्डर है सब हो जाएगा, डोंट वरी, मेरे पास तो बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। अब महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब भी हो जाता है। सलीम क्या हो जाता है, जो जूते पहुंचाने थे उसको वो पहुंचा चुका और उसको जो है कामयाबी मिली। अब उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है। क्या होता है, अच्छा खासा लाभ हो गया, और वह उधार के लिए धन की अदायगी भी कर देता है। उधार के लिए क्या करता है, वो जो धन है उसकी अदायगी भी कर देता है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं धन जो आपके पास है उसकी अदायगी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब आ चुका है, लाभ हो गया,
अब आप मुझे मेरा जो चमड़ा वगैरह जो भी आपके पास है वो दे दीजिए और मेरा काम आगे और बढ़ता रहेगा। तो इस तरह की चीजें करके क्या हुआ, त्योहार के मौसम में किसका फायदा हो गया, एक तरह से त्योहार के मौसम में सलीम का फायदा हो गया। अब सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। उसने क्या किया, उसने जो है ऋण ले लिया और ऋण लेने की वजह से उसे जो है अपना ऑर्डर खत्म करने में आसानी हुई और एक तरह से ऑर्डर खत्म करके लाभ भी हो गया और सारा जो भी कर्जा वगैरह था सब चुक भी गया और उसको अतिरिक्त लाभ भी हुआ। अब सलीम उत्पादन के लिए कार्यशाली, ये सब तो हमने देख लिया। अब ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद भी की उसने, ऋण ने। वह अपनी कमाई भी बढ़ा जाता है और बढ़ा पाता है और इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाता है किसके जीवन में, सलीम के जीवन। तो सलीम के जीवन में तो ये ऋण एक बहार बनकर उभरा है, मगर वही ऋण स्वप्ना की समस्या बन जाएगा। इस तरह से देखिए, ये व्यापारी को तो फायदा हो गया, अब ये स्वप्ना है, ये खेती वगैरह करती होंगी, देखिए ये एक छोटी किसान है, कौन, स्वप्ना, स्वप्ना इनका नाम है और ये एक छोटी किसान है। अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी उगाती है। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है कि भाई खेती के लिए बहुत सारी चीज चाहिए, उर्वरक वगैरह, मिट्टी वगैरह, कुछ पोषक तत्व, पानी वगैरह भी है, कुछ मशीनें वगैरह, तो फसल पर कीटनाशक भी चाहिए उसके लिए ताकि फसल बर्बाद ना हो। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़क देती, उससे कोई खास फर्क जो है नहीं पड़ता। महंगी खरीदी उसने, वही महंगी खरीदूंगी तो क्या होगा, मेरे पास फसल अच्छी होगी, चुका दूंगी कर्जा, मगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा महंगा से। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में आखिरकार क्या रही, असफल रहती और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है कि चुकाओगे नहीं तो ब्याज बढ़ता जाएगा और मूल से ज्यादा आपका ब्याज हो जाएगा। अब अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। क्या करती है, जो खेती है उसके लिए दोबारा से उधार लेती है। अब इस साल फसल सामान्य रहती है, फसल क्या रहती है, इस साल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती। फसल तो सामान्य रही मगर इतनी ज्यादा कमाई नहीं हुई जितनी उम्मीद की जा रही थी कि वह अपना कर्ज वापस कर सके, इतनी कमाई तो नहीं हो सकी। अब वह कर्ज में फंस जाती है कि भाई नहीं कर सकी तो क्या होगा, कर्ज में फंस जाएगी और उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा, चलो नहीं हो पाएगा तो कुछ तो करें। उन्होंने कहा ठीक है, क्या करें, तो कुछ हिस्सा बेच दो। तो उन्हें क्या करना पड़ा, कुछ हिस्सा इस वजह से बेचना भी पड़ गया। तो ये सारी चीजें जो है स्वप्ना के लिए वही ऋण समस्या पैदा कर गया जो ऋण सलीम के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी खुशी बना था। सलीम को खुशी हुई, स्वप्ना को दुख हुआ। क्यों, स्वप्ना हार गई, ऋण पूरा नहीं कर पाई और सलीम को फायदा हुआ और वो ऋण पूरा करने में सक्षम हो गए। तो दोनों स्थितियां आप देखिए तो ऋण किसी के लिए फायदा करता है, किसी के लिए नुकसान भी होता है। तो ऋण लेने से पहले आप सोचिए कि क्या आप उस ऋण को चुका सकते हैं। अगर नहीं चुका सकते तो ऋण लेकर के अपना बोझ भी ना बढ़ाए, उससे प्रॉब्लम होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो साख की मुख्य मांग है वो फसल उगाने के लिए होती है। साख यानी वही ऋण, ऋण वगैरह फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में क्या चाहिए, फसल उगाने के लिए किसान ऋण लेता है क्योंकि उसे बीज चाहिए, खाद चाहिए, कीटनाशक दवाएं चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उपकरणों की मरम्मत के लिए चीजें चाहिए। अब इत्यादि पर काफी खर्च होता है, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे खर्चे होते हैं, बड़े खर्चे होते हैं। इस वजह से वो जो है ऋण लेते हैं। अब इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है, जबकि उन्हें महीने की किस्त तो देनी है ब्याज की। अब आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते कि भाई ऋतु का आरंभ है, इसमें ये फसल उगती है तो हम वो उगाएंगे और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं ऋण वगैरह जो भी है। अब उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। जितनी फसल उगेगी, जितनी ज्यादा अच्छे दामों में बिकेगी, उतनी ज्यादा जो है
वो उधार को चुका सकेंगे। कौन? किसान, जो भी उन्होंने लिया था सारी चीजों के लिए। अब स्वप्ना का हमने उदाहरण देखा, इसका स्वप्ना का उदाहरण तो हमने देखा, मगर उससे पहले हम यहाँ पे नीचे भी चल जाते हैं। वो क्या है, चलिए पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद नीचे जाएंगे। तो सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी क्या हो गई? असंभव हो। सपना कर्ज नहीं चुका पाई। कारण है कि भाई उसने जो है कई सारी चीजें यहाँ पर सोची थी मगर वो नहीं हुई। तो यही सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि स्वप्ना को झेलनी पड़ी। ये सारी चीजें किसको झेलनी पड़ी भाई? स्वप्ना को झेलनी पड़ी, क्योंकि उधारी में वो चुकाने में असमर्थ रही, वो सब कुछ बिक गया उसका। अब इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहते हैं। भाई आप कर्ज नहीं चुका पाए और आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है और इस वजह से आप कर्ज तले दब गए। और जब इंसान कर्ज तले दब जाता है तो वह अलग अलग चीजें करने लगता है। क्राइम हो गए या बड़ी बड़ी चीजें आप जो भी देख लीजिए, उन सबका कारण एक ही है कि व्यक्ति चाहता तो सत्कर्म करना है, मगर जब इस तरह के उसके साथ या परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति मजबूर होकर के कर्ज जाल या वगैरह में फंस जाए तो आत्महत्या और कई तरह के जो दुष्कार्य है वो भी कर जाता है, जो आप देख ही सकते हैं, डेली अखबार में आता है आज किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। तो परिस्थितियां कराती। अब इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। तो कर्जदार इतनी मुश्किल में फंस जाता है कि भाई वहां से बाहर निकलना तो क्या है, काफी ज्यादा कष्टदायक। अब एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है। क्या करता है? जो आय है वो बढ़ाने में जो है एक तरह से हम देखें तो ऋण जो है वो सहयोग भी करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। तो व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाएगी? पहले से बेहतर हो जाएगी। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। कई बार तो सहयोग होगा आय बढ़ाने में, जैसे सलीम को हुआ, और कई बार मुश्किल होगा जैसे स्वप्ना को हुई। तो स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा। जिस जमीन पे वो चीजें उगा रही थी आज उस जमीन को बेचना पड़ गया, क्योंकि कर्ज का बोझ बहुत बढ़ चुका है। जो कर्ज जमीन के उन्नति के लिए लिया गया था वही कर्ज जमीन को बेचने में मजबूर कर देता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बद से बदतर हो गई। उसने सोचा था बेटर होगी मगर बेकार हो गई। तो ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। भाई आपने खतरा लिया तो हानि होगी, और हानि होगी तो उसका जो है आप व्यय कर पाओगे, संभावना है उसकी। तो ये सारी चीजें जो है आपको सोचनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऋण ले तो जितनी भी चीजें जो सलीम और स्वप्ना के साथ हुई उसके साथ हो सकती है, या तो उसकी वृद्धि होगी या फिर उसकी हानि होगी, और हानि का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है वृद्धि से। इस तरह से कोई भी चीज लेने से पहले 10 बार सोचे कि भाई अगर नहीं कर पाए फिर क्या करो। अब मुश्किलें हैं, ये तो होती है। अब आ जाइए ऋण की शर्तें। तो अलग अलग बैंक ऋण देते हैं, उसकी शर्तें अलग अलग होती है, होती तो है, मगर कुछ की शर्तें ऐसी होती है कि भाई कड़ी, कुछ की छोटी, कुछ की अलग अलग शर्तें अलग अलग बैंकों की अलग अलग नियमों के अनुसार, विश्व की अलग, भारत की अलग, अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। अब ऋण जो ये है, हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। हर ऋण समझौते में क्या होता है, फिर ब्याज दर है वो निश्चित कर दी जाती है कि भाई इतनी ब्याज दर तो होगी, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। कर्जदार क्या करता है कि जो भी ले रहा है वो महाजन को क्या करेगा, मूल रकम के साथ जो है अदा करता है। तो कई तरह की चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। भाई कोई चीज है, आप जो है क्या गारंटी है कि भाई आप हमारा कर्ज उतारोगे, तो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी हमारे यहाँ गिरवी रखी, जैसे स्वप्ना को जमीन बेचनी पड़ी, आपको भी कोई प्रॉपर्टी अपने वगैरह रखनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं उतार पाए तो हम आपकी चीज बेच देंगे, हमारे पास रख लेंगे। तो समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है
जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि होगी, इमारत हो गई, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। क्या करता है? उधारदाता को वो गारंटी देता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता तब तक ऐसा होता है। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता, मान लीजिए जो कर्जदार है वो क्या कहे कि भाई उधार तो नहीं है, तो उधार वापस नहीं कर पा रहा है, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है कि भाई आप नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, आपकी हमारे पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, हम उसे बेच देंगे। अब संपत्ति जो है ये जैसे जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण है जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। और यही सारी चीजें जो है होती रहती है, जो आपको देखने को मिलेगी हर बार। तो यहाँ पे देखिए, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विद अवर फास्ट मनी पर्सनल लोन। मगर ड्रीम तो ट्रू हो जाएगी, मगर ड्रीम के बाद जो आपकी परेशानियां होगी वो भी आप यहाँ पे सोच के रखिए, खतरा है। अब यहाँ पे देखिए महिला, यहाँ पर इसी में देखिए इनको कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इनका हेल्थ खराब है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है इनके पास कुछ नहीं है, और अगर इनको लोन दे दिया तो फिर क्या होगा, आप खुद सोचिए। मगर इनको जरूरत है पैसे की, तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखता है बैंक, और इस वजह से प्रॉपर्टी वगैरह इनकी ले भी सकता है। तो इस वजह से अगर हम देखें, इनको तो कई सारी चीजों की आवश्यकता है, इनको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, इनको दवाई वगैरह चाहिए, इनके दांत भी सही नहीं है, तो देखा जाए तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ से कारण है कि गरीबी इंसान को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दे देती है, और इसी वजह से व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। आप सब सोचेंगे कि आप ज्यादा जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जीना परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। आप अगर अमीर घर पे पैदा हुए हैं तो इनकी भी कोई गलती नहीं की है, गरीब घर में पैदा हुए, आप दोनों समान है। इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आप कम मुसीबतें झेलते, आपको सिर्फ पढ़ना है, इनको दुनिया में जीना है। तो कई सारी चीजें हैं लोग करते हैं सर्वाइवल के लिए, आप सभी करते ही होंगे। ये तो रही बात संसार की, जो संसार है गरीबी अमीरी में बटा हुआ है, गरीबों की हालत बद से बदतर हो रही जा रही है, और सरकार और आम आदमी की जुबान पर उनका नामो निशान भी नहीं है, और होगा भी नहीं। आप सबको करना है तो आप कर सकते हैं, मगर वो भी बहुत कम है, क्योंकि सबको आप नहीं बदल सकते, मगर शुरुआत आप चाहें तो कर सकते हैं। ये तो बात हुई सोशल वर्क की, आप चाहें तो कर सकते हैं, किसी का भला ही होगा। अब हम देखें आवास ऋण की बात करते हैं। आवास ऋण क्या होता है? सीधी सी बात है, हाउस ऋण है, यानी अगर आपको घर बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? हाउस लोन। घर बनाने के लिए आपको जो है लोन वगैरह लेना होगा। अब जब आप लोन लेंगे तो उसे चुकाएंगे भी, तो आवास का भी जो है ऋण होता है। तो जैसे मेगा है, कोई मेगा है भाई, मेगा जी है, मेगा जी ने क्या किया कि घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। कितना? 5 लाख का घर खरीदने के लिए। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर जो है वो 12%। कितनी है? 12%। और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाए। 12% जो है ब्याज दर है, और इस कर्ज को जो है 10 साल में मासिक किस्तें हैं उनमें लौटाया जाना है। अब मेगा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड भी दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेगा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा कि भाई आपने जो चीजें ली है उनके कागजात हमें दे दीजिए, हम जो है उसका ख्याल रखेंगे। इस तरह की चीजें जो है होती है। अब मेगा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करें। यहाँ पे कुछ चीजें आप चाहे तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आवास ऋण जो है इस तरह से दिए जाते हैं। देखिए घर है, यहाँ पर जो है व्यक्ति विशेष रह रहे हैं, तो इस तरह से चीजें हो रही है। तो आवास ऋण तो हमने यहाँ पे देखा, ऋण की शर्तें वगैरह। अब ये विविध प्रकार के साख प्रबंध, एक गांव का उदाहरण, और ये ब्याज दर की बाकी सारी चीजें जो है शर्तें हैं ऋण की। कुछ शर्तें हमने देखी, कुछ शर्तें बाकी है। तो ये बाकी सारी शर्तें हम जो देखेंगे वो देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट। तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।